अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students. Here I'm teach to physics class 9th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स, इस तरह ऑनलाइन लर्निंग करके आपको किसी इंस्टीट्यूट या किसी ट्यूटर से भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप सो आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के तहत आप ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। उम्मीद है हमारे ये वीडियो लेक्चर्स आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू so much, students. Now today we discuss about the topic number 6.6, which is the interconversion of energy. एनर्जी का एक किस्म से दूसरी किस्म में कन्वर्ट होना। एनर्जी cannot be destroyed, however it can be converted into some other form. डिस्ट्रॉयड का मतलब ख़त्म होना। एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, रब योर हैंड टुगेदर क्विकली। जैसे ही आप अपने हाथों को तेज़ी से रब करते हैं, यू विल फील दैम वार्म, तो आप महसूस करते हैं कि ये गर्म हो गए हैं। यू हैव यूज टू योर मस्कुलर एनर्जी इन रबिंग हैंड। आपकी जो मस्कुलर एनर्जी है वो चेंज हो गई है हीट एनर्जी में। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि हम थक गए हैं, हमारे जो अंदर जो एनर्जी है वो ख़त्म हो गई है, तो बेसिकली वो हमारी एनर्जी ख़त्म कन्वर्ट हो चुकी होती है किसी और काम में। जैसे कि रबिंग योर हैंड में आपने किया, आपने अपने हाथों को रब किया, तो बेसिकली आपने एनर्जी कन्वर्जन की है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि एनर्जी किस तरह से कन्वर्ट होती है, किस तरह से हमारी ये मस्कुलर एनर्जी थी और ये मस्कुलर एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई। इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग हैंड, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जब आपने अपने हाथों को रब किया तो आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई आपकी हीट एनर्जी में। क्लियर? अब ये प्रोसेस सारा कैसे हुआ? आपने ठीक है, लेट्स सपोज आपकी जो हाथ है, मोशन है, हरकत में है, तो ठीक है, वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी मौजूद होगी, तो डेट्स मीन कि आपकी जो मस्कुलर एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी में। अब जो ये मैकेनिकल एनर्जी है ये फर्दर कन्वर्ट हो गई है आपकी हीट एनर्जी में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से जो आपके हाथ हैं वो गर्म हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी की। यहाँ पे जब था ये बाइसिकल वाला, तो यहाँ पे इसकी मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी थी। जैसे ही ये हाइट पे चढ़ना शुरू हुआ तो इसकी जो एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होना शिफ्ट हो गई थी। ठीक है, इसने हीट एनर्जी को इन किया तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। या आप लोगों ने एक पहाड़ टाइप बनाया हुआ है एक, ठीक है, इस साइकिल वाले ने यहाँ से इस तरह से इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू किया। ठीक है, और यहाँ पे आके इस तरह से इसने नीचे की तरफ डाउन करना शुरू किया। इस साइकिल वाले ने जब फोर्स लगाई, ठीक है, तो ये साइकिल इस पहाड़ के ऊपर मतलब यहाँ तक आ गई। ठीक है, यहाँ पे आके किसी भी ऑब्जेक्ट में हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है, ऑब्वियसली वो एनर्जी हमारे पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ये अपनी एफर्ट्स लगा रहा था, अपनी फोर्स लगा रहा था, तो अपनी एनर्जी बेसिकली लगा रहा था, अपनी मैकेनिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये एनर्जी दे रहा है। ठीक है, अब जैसे ही साइकिल ऊपर चढ़ के यहाँ पे ट्रैक पे आ गई तो हमारे पास जो चीज़ हाइट पर होती है वहाँ पे हमारे पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? और अब हाइट पे इस जगह पे इसकी जो एनर्जी हो गई पोटेंशियल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी से वो शिफ्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। वापस जब ये साइकिल है नीचे की तरफ आएगा
ठीक है। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो इसमें जो एनर्जी है, इसमें एफर्ट्स है कोई नहीं लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब ये वो खुद ब खुद चीज़ मूव करना शुरू हो जाएगी। अब वो खुद ब खुद मूव कर रही है, कैसे कर रही है? एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पे जो एनर्जी इन की थी वो इस एनर्जी को यूज़ करते हुए वो साइकिल नीचे आ रही है। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एनर्जी है आउट हो रही है। क्लियर? मतलब यहाँ पे हम लोगों ने किसी किस्म की कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं की और वापस ये अपनी काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो इसका ओरिजिनल ट्रैक था, ज़मीन पर आ जाएगी ये बाइसाइकिल। तो हम लोगों ने इस प्रोसेस में देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी था, फर्स्ट वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, देन पोटेंशियल एनर्जी है वो वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एनर्जी कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली फर्स्ट कन्वर्ट हुई पोटेंशियल एनर्जी में और देन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हुई है काइनेटिक एनर्जी में। ये है एक छोटी सी एग्जांपल। अब हम लोग एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये तो एक छोटी सी एग्जांपल थी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में किस तरह से कन्वर्ट हुई। अब हम लोग नेचुरल प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। Process in a natural are the result of the energy change. For example, some of heat energy from the sun is take up water in the oceans. अगर हम समंदर की बात करते हैं, ओशंस की बात करते हैं, किसी भी ऐसी जगह पे बात करें जहाँ पे पानी जमा होता है, रेन हो, बारिश, उस पर सनलाइट हमारे पास पड़ रही होती है, ठीक है। अब सन में बेसिकली क्या होता है, सन में हमारे पास जो लाइट है, सन में हमारे पास लाइट एनर्जी भी है प्लस हमारे पास सन में हीट एनर्जी भी है, ठीक है। सन हमारे पास बेसिकली लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी दोनों मौजूद है। अब जो ये रेज हैं वो सन की जो रेज हैं वो इस सन से जो रेडिएशंस आएंगी वो रेन पे पड़ेंगी तो वो पानी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगी, ठीक है। उसका टेम्परेचर जो आहिस्ता आहिस्ता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। दैट्स मीन कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे इसकी जो थर्मल एनर्जी है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब ये पानी के ऊपर ये सूरज की रोशनी पड़ेगी तो वहाँ से थर्मल एनर्जी वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है कि हीट एनर्जी फॉल कर रही है, फॉल करने की वजह से जो थर्मल एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही है। अब ये स्टूडेंट्स, पानी बेसिकली जो बॉटम में होता है वो ठंडा होता है और जो पानी ऊपर होता है वो थोड़ा सा गर्म होता है, ठीक है। क्योंकि जो सनलाइट है वो डायरेक्टली सरफेस के ऊपर फॉल करती हैं तो सरफेस के ऊपर जो पानी होगा उसका जो टेम्परेचर है वो हायर होगा एज कम्पेयर टू बॉटम के। तो सरफेस पे जो थर्मल एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाएगी। एक टाइम आएगा कि वो थर्मल एनर्जी इतनी इंक्रीज कर जाएगी कि वो जो पानी के वाटर जो वेपर्स हैं, वाटर के जो पानी है उसके एवापोरेशन होना शुरू हो जाएगा, पानी ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोगों ने देखा कि एवापोरेशन हो रही है, मतलब थर्मल एनर्जी, जैसे कि जब आप पानी गर्म करते हैं तो उसके भाप बनते हैं, एवापोरेट बनते हैं। अब जब ये वाटर वेपर्स बनेंगे तो बेसिकली ये ऊपर जाके जमा होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे जो ये वाटर वेपर्स हैं ये जमा होना शुरू हो गए, ठीक है। अब ये सारे वाटर वेपर्स हैं ये एक जगह पे जमा होना शुरू हो जाएंगे, देन जो ये वाटर वेपर्स हैं ये क्लाउड बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब जब ये वाटर वेपर्स हैं इस तरह से जमा होना शुरू हो जाएंगे, कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। अब क्योंकि जो ये वाटर वेपर्स हैं इनकी थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, अब जब ये ऊपर आएंगे जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, अब वो जगह जो कोल्ड होगी वहाँ पे उसकी जो थर्मल एनर्जी है वो कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब जब थर्मल एनर्जी हमारे पास कम होना शुरू हो जाएगी तो ये क्या होगा, तो ये जो बादल हैं वो बरसना शुरू कर देंगे, तो बरसेंगे तो उसके नतीजे में वो पानी बन के दोबारा से बारिश के फॉर्म में दोबारा से नीचे आना शुरू हो जाएंगे। क्लियर? अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक पूरा साइकिल है। अगेन जैसे ही सन के मतलब के टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, सनलाइट पड़ेंगी उस रेन के ऊपर, देन वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, आफ्टर डैट एवापोरेशन होगी, देन वो एवापोरेशन होगी तो वाटर वेपर्स बनेंगे और फिर वो क्लाउड्स बन जाएंगे और वो बारिश की शक्ल में नीचे आना शुरू हो जाएंगे। अब ये पूरा एक साइकिल है, ठीक है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अब इस नेचुरल प्रोसेस में एनर्जी का चेंज होना,
ठीक है, वो किस तरह से है, ये हमारा मेन टॉपिक है। क्लियर। अब जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि जो हीट एनर्जी है बेसिकली जब पानी की सरफेस पे पड़ती है तो वहाँ पे मतलब कि टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ये थर्मल एनर्जी जो है वाटर वेपर्स बन के ठीक है ऊपर जाते हैं। तो हाइट की वजह से जो किसी भी बॉडी में या किसी भी ऑब्जेक्ट में पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है विच इज़ आल्सो नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। क्लियर। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करते हैं फॉर एग्जांपल सम सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द सन इज टेकन अप बाय वाटर ऑन द ओशंस, दे इंक्रीज इन द थर्मल एनर्जी। इनके केस में जो थर्मल एनर्जी है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। Thermal energy causes water evaporate to the surface of water vapors. These vapor rises up and to form the clouds. वो वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं और क्लाउड बनाते हैं। As they cool down और वो ठंडा होते हैं। As from water drops and fall down the rain. और जो ये वाटर ड्रॉप्स हैं ये बारिश बरसने का सबब बनते हैं। पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी, और फिर इस तरह होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में शिफ्ट होना शुरू हो जाती है जब बारिश बरसती है। This rainwater which may reach a lake or a dam, and this rainwater flow down, its kinetic energy changes into thermal energy, और इस तरह से जो kinetic energy है वो thermal energy में shift होना शुरू हो जाती है। While part of kinetic energy of flowing water is used to wash away of soil particles of rock known as soil erosion। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कन्वर्ट हो रही है थर्मल एनर्जी में। ठीक है, ये हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है थर्मल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर। इस तरह से हमारे पास ये प्रोसेस है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है वो चलता है। अब हमारे पास एक नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉइल एरोजन। अब हम लोग सॉइल एरोजन को डिस्कस करते हैं कि बेसिकली जो सॉइल एरोजन है वो क्या है। तो हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन को अभी पढ़ा। ठीक है, as the rain water flow down, its kinetic energy changes into thermal energy, while part of kinetic energy of flowing water is used to wash away soil particles of rock। जब बारिश पड़ती है ठीक है हमारे जो सड़कें हैं मतलब बिल्डिंग्स हैं वो धुलकर साफ हो जाती हैं। ठीक है, अब हमेशा होता ये है कि उन सड़कों के ऊपर उन रोड्स के ऊपर जो मिट्टी की जो लेयर्स होती हैं वो पड़ी होती हैं, तो वो जिसकी वजह से जो सड़कें हैं वो गंदी नज़र आती हैं। वो जो सोइल की जो लेयर पड़ी होती है ठीक है, अब जब बारिश का पानी उन मतलब के सड़कों पर आता है तो जिसकी वजह से वो मिट्टी है वो गंद है वो सारा साफ़ हो जाता है, वो पानी उस बहा के ले जाता है उस सॉइल को, जिसकी वजह से जो हमारी सड़कें हैं वो साफ़ हमें नज़र आती हैं। तो स्टूडेंट्स नो डाउट साफ़ तो हो जाती हैं, तो साफ़ होने के साथ साथ उसमें बहुत सारे जो मतलब के मिनरल्स हैं या फिर ये कह लें पार्टिकल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, विच इज़ आल्सो नोन एज द सॉइल इरोजन। एनर्जी जब भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं कि जितनी परसेंटेज पहले मौजूद थी ठीक है बाद में भी एनर्जी की इतनी ही परसेंटेज मौजूद हो जाती है। लेट्स सपोज अगर पहले एनर्जी की परसेंटेज 100 थी तो वो बाद में भी हमारे पास 100 ही रहेगी। क्लियर। During the interconversion of energy from one form to another form, the total energy of any time remain constant। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अब पहले जितनी एनर्जी थी ऑब्वियसली उसको यूटिलाइज करने के बाद भी इतनी ही एनर्जी बाद में थी। एनर्जी बेसिकली डिस्ट्रॉय नहीं होती बल्कि एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है।
आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट होती है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं टॉपिक नंबर 6.7 मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी के मेजर सोर्सेज कौन कौन से हैं। क्लियर द एनर्जी वी यूज कम फ्रॉम सन, विंड एंड वाटर पावर। ठीक है, एनर्जी के जो मेजर सोर्सेज हैं वो हमारे पास हैं सन, हवा और वाटर वेपर्स। क्लियर अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सेम हम लोग विंड से, विंड ट्रेन्स लगाई जाती हैं, विंड मतलब की वजह से भी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरीके से वाटर वेपर्स हैं। ठीक है, वाटर पावर के थ्रू हम लोग भी एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम लोग इन मेजर सोर्सेज को इस्तेमाल करके मज़ीद बहुत सी जो एनर्जीज हैं उनसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्चुअली ऑल ऑफ द एनर्जी वी गेट कम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन, और हम लोग सन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी एनर्जी हासिल कर सकते हैं। अब फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली क्या होते हैं? कोल, ऑयल एंड गैस। अब हम इन फॉसिल फ्यूल्स को इस्तेमाल करके हम लोग अपने घरों को गर्म कर सकते हैं, हम लोग इंडस्ट्रीज को रन कर सकते हैं, और हम लोग ट्रांसपोर्ट में भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हम लोग कोयला है उसको हम लोग कहीं भी जलाते हैं तो उसकी वजह से जो हीट एनर्जी बाहर निकलती है तो वहाँ से वो जो सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट होता है उसको गर्म कर देता है। अब हम अपने घरों को गर्म कर सकते हैं। अब रन इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री में हम लोग किसी भी इंडस्ट्री में जलाने के लिए हम लोगों को बर्निंग मटेरियल चाहिए होता है, चाहे वो कोल हो, ऑयल हो और गैस हो। तो हम इस तरह से हम लोग फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। अब ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट में हम लोग जो पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं, पेट्रोल मतलब ऑयल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। डेट वन इज़ द फॉसिल फ्यूल, जिसको हम लोग इस्तेमाल करके अपनी जो व्हीकल्स हैं उनको रन कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग इन फॉसिल फ्यूल्स को इस्तेमाल कर सके ये फर्दर काम कर सकते हैं। दे आर यूजुअली हाइड्रोकार्बन। तो बेसिकली जो ये फॉसिल फ्यूल हैं ये हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने होते हैं। ये कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन एंड द कार्बन मीन कार्बन। हाइड्रोकार्बन इज द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, यह हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं फॉसिल फ्यूल्स। When they burned, they combined with oxygen from the air. जब ये जलते हैं तो ये ऑक्सीजन मतलब एयर के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी हम लोग मतलब किसी चीज़ बर्न तब होती है तब वहाँ पे हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ एयर मौजूद हो या फिर ऑक्सीजन मौजूद हो। अगर एयर मौजूद नहीं है तो कोई भी चीज़ बर्न नहीं हो सकती। ठीक है, इसी तरीके से जब आप एयर के प्रेजेंस में जब आप लोग बर्न करते हैं तो जो हाइड्रोजन है वो एयर से ऑक्सीजन लेके बना देती है हाइड्रो ऑक्साइड। द कार्बन बिकम कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बिकम हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन एयर से ऑक्सीजन लेके हाइड्रोजन ऑक्साइड बना देती है और कार्बन ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है। ठीक है, विच इज इक्वल टू द वाटर, मतलब हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है H2O, जिसे हम लोग वाटर भी कहते हैं। ठीक है, अब जो कार्बन है, कार्बन को जब बेसिकली हम लोग बर्न कर रहे होते हैं तो वह हवा से ऑक्सीजन लेकर वो बना देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वाइल एनर्जी इज रिलीज्ड एज हीट इन केस ऑफ कोल। इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो हम कोल की कोस में कन्वर्ट हो जाती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखा कार्बन ने ऑक्सीजन ली तो कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। ठीक है, और एक साथ में हमारे पास हीट एनर्जी मौजूद हुई। इसी तरीके से जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और जो कार्बन है, इन्होंने हवा के साथ रिएक्ट किया, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो इन्होंने बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना दिया, और साथ ही हमारे पास अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि दो चीज़ें फॉर्म हो गई। एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई और एक हमारे पास कार्बन, और साथ में हमारे पास एक वाटर भी हुआ, और साथ में हमने देखा एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन्वॉल्व हुई है। ठीक है, इस हीट एनर्जी को हम लोग इस्तेमाल करके बहुत सारे मतलब के इंडस्ट्रीज को रन कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट को चला सकते हैं। अब हम लोग इन फर्दर इस हीट को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है,
अब इन फॉसिल फ्यूल्स के कुछ पॉइंट्स हैं, हम लोग उनको डिस्कस करते हैं। Fossil fuel took millions of years of this formation. These are known as non-renewable sources. ऐसे सोर्सेज जिनको हम लोग एक बार इस्तेमाल कर लें और उनको दोबारा इस्तेमाल ना कर सके, उन्हें हम लोग कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि फॉसिल फ्यूल, ऑयल, गैस और कोल। अगर हम इनको एक मरतबा इस्तेमाल कर लें तो हम लोग एक मरतबा इस्तेमाल करने के बाद दोबारा हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम लोग कोयले की बात करें तो कोयला एक बार जल गया है तो वो दोबारा यूज़ नहीं होता। डेट्स वाई हम इन्हें कहते हैं कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है हमारे पास, वी आर यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स एट वेरी फास्ट रेट। दीज यूजेस इंक्रीजेज बाय डे मीट अप और एनर्जी नीड्स। अब इन फॉसिल फ्यूल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन किस तरह से हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेट्स सपोज अगर हम लोग कोयले की बात करें तो कोयला बनने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन हम इसको फ़ौरन से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो डेट्स मीन जो हमारा डेट ऑफ यूजेज है वो काफ़ी फास्ट है, जो चीज़ हमारी प्रोड्यूस हो रही है। अगर हम लोग कंपेयर करें तो रेट ऑफ जो यूजेज है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा है। इस तरीके से जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं हम इस्तेमाल करते रहे तो एक वक्त आएगा कि जो हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इफ़ वी कंटिन्यू टू यूज़ एट द प्रेजेंट रेट दे विल सून बी एग्जॉस्टेड। क्लियर? ऑन द अदर सप्लाईज एग्जॉस्टेड द वर्ल्ड फेस सीरियस एनर्जी क्राइसिस। तो इस तरीके से हमारे पास सोर्सेज नहीं होंगे, हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हमें जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उन्हें डेवलप करना चाहिए। अगर हम लोग कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें इस तरह से इस्तेमाल करें कि हम लोग उसको एक नई एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकें। फॉसिल फ्यूल विल नॉट बी एबल टू मीट आवर फ्यूचर एनर्जी नीड्स। ये हमारे द वर्ल्ड काजेज सीरियस सोशल एंड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ कंट्री लाइक अस। देयरफॉर we must use them wisely and them save timely, develop new energy sources of our future survival. अब स्टूडेंट जो ये फॉसिल फ्यूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके इस्तेमाल करने से कुछ हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट भी हासिल होते हैं। जैसे अगर आप कोयला जलाते हैं तो कोयले जलाने से जो धुआं बाहर निकलता है वो और धुआं इन्वायरमेंट को जाके पोल्यूट करता है, वहाँ पे हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे पास बहुत सी बीमारियाँ भी हो सकती हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स के बर्न करने से हमारे पास जो हार्मफुल और वेस्ट प्रोडक्ट भी हासिल होते हैं, दीज वेस्ट इंक्लूड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस। इनमें हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हार्मफुल गैसेस होती हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि हेडेक, टेंशन, नोजिया, एलर्जी रिएक्शंस, इरिटेशन ऑफ आइज, जैसे कि आइज में चुभन जो होती है, नोज एंड द थ्रोट, और हमारा जो गला ख़राब हो जाता है, नाक और गले की बीमारियां हैं वो भी पैदा हो जाती हैं। अगर स्टूडेंट्स ये हमारे पास इन्वायरमेंट लॉन्ग एक्सपायर के लिए हो, मतलब काफ़ी लंबे अरसे के लिए हो, तो इसकी वजह से हमारे पास अस्थमा हो सकता है, लंग्स कैंसर हो सकता है, हार्ट डिजीज़ एंड इवन डैमेज टू ब्रेन। इसके अलावा हमारा जो दिमाग है वो भी डैमेज हो सकता है, एंड नर्व्स एंड द अदर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। इसके अलावा और भी मतलब वो हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। तो इससे किस तरह ये डेंजर्स हैं, कितनी सीवियर किस्म की जो डिजीज़ हैं वो कॉज होती हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम इन फॉसिल फ्यूल को इस तरह से इस्तेमाल करें कि जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट ना हो, ठीक है। अगर हम लोग एक गाड़ी भी बाहर निकल रही है तो उसके धुएं की वजह से इन्वायरमेंट तो पोल्यूट, तो स्टूडेंट हमें अगर गाड़ी भी निकल रही है तो हमें उसको भी इस तरह से, मतलब ऑब्वियसली वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है, तो हमें चाहिए कि इनको वॉइसली तरीके से इस्तेमाल करें, ठीक है। अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करें, ठीक है, जिसकी इन्वायरमेंट को पोल्यूट की वजह से और भी बहुत सी डिजीज़ क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम इनका इस्तेमाल मतलब वॉइसली तरीके से करें, प्रॉपर तरीके से करें। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर फ्यूल्स। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फ्यूल्स के बारे में, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स? न्यूक्लियर फ्यूल्स बेसिकली होते हैं न्यूक्लियर रेडिएशंस, ठीक है। In nuclear power plant we get energy as a result of fission reaction. अब स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनको इस्तेमाल करके बिजली पैदा की जाती है, ठीक है।
अब न्यूक्लियर रिएक्टर सपोज हम लोग यूज़ कर रहे हैं यूरेनियम। यूरेनियम से किस तरह से बिजली प्रोड्यूस की जाती है? एक्चुअली होता ये है कि यूरेनियम है, उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। जो न्यूक्लियर रिएक्शन की दो टाइप्स होती है, एक हमारे पास फिशन रिएक्शन और एक हमारे पास होता है फ्यूजन रिएक्शन। तो इस केस में हमारे पास फिशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, in which heavy atoms such as the uranium atom split it into smaller parts releasing a large amount of energy। फिशन रिएक्शन में ये होता है कि एक बड़ी चीज़ टूट कर दो छोटे चीज़ों में डिवाइड हो जाती है। यूरेनियम के अंदर रिएक्शन होता है और यूरेनियम एक बड़ा एलिमेंट है, वो स्प्लिट मतलब वो टूट कर जो छोटे एलिमेंट्स में मतलब कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट गिव अस अ लॉट ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस एज अ वेस्ट अमाउंट ऑफ हीट। अ पार्ट ऑफ दिस हीट इज यूज्ड टू रन पावर प्लांट व्हाइल अ लॉट ऑफ हीट गोज वेस्ट इनटू द एनवायरनमेंट। अब हम उसका कुछ जो एनर्जी हमें न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के नतीजे में हासिल हो रही है, तो उससे हम लोग इस एनर्जी को अपने मतलब के अच्छे मकासद के लिए उस हीट को इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। अभी हम लोगों ने फॉसिल फ्यूल डिस्कस किए, न्यूक्लियर फ्यूल्स डिस्कस किए, ये नॉन रिन्यूएबल थे जिन्हें हम एक बार इस्तेमाल कर लें तो हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो टॉपिक है हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रिन्यूएबल का मतलब है कि उस एनर्जी को हम लोग दोबारा हासिल कर सकते हो, ठीक है। वो एनर्जी जिसको आपने दोबारा एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया उसको दोबारा भी इस्तेमाल कर सकें, उसे हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। फर्स्ट वन हमारे पास है सनलाइट एंड द वाटर पावर आर द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। पानी एक जगह से आ रहा है, ठीक है, पानी को हम एज अ एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। वही पानी आगे आ रहा है तो हम लोग उस पानी को भी एनर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब एक हम लोग को एनर्जी को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं उसी वाटर को। एनर्जी फ्रॉम वाटर, पानी की जो एनर्जी है उसको हम लोग किस तरह से वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं? आपने सुना होगा कि डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, ठीक है। डैम आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट अ सूटेबल लोकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। डैम्स आर सर्वे मैनी पर्पस, डैम्स को मैनी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा पानी को स्टोर करने के लिए भी डैम को इस्तेमाल किया जाता है। द वाटर स्टोर्ड इन डैम इज यूज्ड फॉर द इरिगेशन एंड आल्सो डू जनरेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपकी जो फसलें हैं, खेतें हैं, उनको जो पानी मिलता है उसे कहते हैं इरिगेशन, मतलब सैराब करना। तो उस पानी को इरिगेट भी कह सकते हैं अपने फील्ड्स में, ठीक है। उसको हम लोग डैम से हम लोग 3 काम एक साथ ले सकते हैं, ठीक है। एक एनर्जी को हम लोग दोबारा कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड आल्सो जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी विदाउट क्रिएटिंग मच इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास है एनर्जी फ्रॉम द सन। जितनी भी एनर्जी की टाइप्स हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से सन के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अगर हम लोग फूड की बात करें, ठीक है, तो फूड बेसिकली खाना, अगर सन की लाइट नहीं पड़ेगी फसलों के ऊपर, उन वेजिटेबल्स के ऊपर, उन फ्रूट्स के ऊपर, तो हमारी जो भी चीज़ें ग्रो कर रही हैं, ठीक है, तो वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगी अनटिल और अनलेस उनके ऊपर लाइट एनर्जी, सन एनर्जी फॉल नहीं करेगी। तो मतलब वो डिपेंड कर रही हैं सन के ऊपर। तो ऑल द टाइप्स ऑफ एनर्जी डिपेंड अपॉन द सन, चाहे वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही हो सन पे या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड कर रही हो, ठीक है। सनलाइट डज नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट इन एनी वे। अब जो सन की जो एनर्जी है उसे हम लोग कहते हैं सोलर एनर्जी। द सन रेज आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है। वी आर डिपेंड ऑन द सन ऑफ ऑल अवर फूड एंड द फूल। इफ वी फाइंड अ सुटेबल मेथड टू यूज अ फ्रैक्शन ऑफ द सोलर एनर्जी यूजिंग द अर्थ, इट वुड बी इनफ टू द फुलफिल आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब आप देख सकते हैं कि सोलर एनर्जी, सूरज की रोशनी कितनी वास्ट है। जब सूरज निकलता है तो हर जगह एनर्जी फैलती है, ठीक है। अगर आप इसका स्मॉल पार्ट भी यूज़ करें तो वो हमारे लिए सफिशेंट होगी, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी नीड्स हैं, उनको फिलफिल करने के लिए।
अब हमारे पास सन की एक एप्लीकेशन है, इसे हम लोग डिस्कस करते हैं, विच इज़ द सोलर हाउस हीटिंग। ठीक है, ये हमारे पास एक सन की ही टाइप्स हैं। ठीक है, हम लोग सोलर पैनल्स यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम लोग हीट एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। The use of solar energy is not new, however, it used in houses and offices as well as the commercial industrial purpose and the quite recent. हम लोग अपने हाउस को गर्म कर रहे हैं सोलर के थ्रू। ठीक है, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हम लोग एक डायग्राम में डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने एक छत है उसको कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, सोलर हाउस हीटिंग जो है बेसिकली वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। फर्स्टली हमारे पास है, फर्स्ट हमारे पास होता है कलेक्टर। ठीक है, फर्स्ट वन हमारे पास है कलेक्टर। अ हीटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्टर। फर्स्ट वन हमारे पास कलेक्टर है एंड सेकेंड वन हमारे पास है एक स्टोरेज डिवाइस और थर्ड वन हमारे पास है एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि ठंडे पानी की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गर्म पानी के। जो कोल्ड वाटर है वो हमेशा बॉटम में होगा। ठीक है, इस तरह से वो इन पाइप्स के अंदर फ्लो करेगा। अब ये पानी यहाँ से होता हुआ इसके अंदर आएगा, इस पंप के अंदर। अब जैसे ही सनलाइट हमारे पास इस कलेक्टर के ऊपर फॉल करेगी, इसके ऊपर जो ग्लास प्लेट हैं वो क्या करती हैं, सनलाइट की जो हीट है उनको अब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब वो जब हीट को अपनी अब्जॉर्ब कर लेंगी, जो इनर टेम्परेचर होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जब जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इन पाइप्स में जो पानी फ्लो कर रहा है वो हीट अप हो जाएगा। ठीक है, अब वो पानी जो हीट अप हो गया है, ठीक है, वो पानी फर्दर हमारे पास जो ये हीट अप वाटर है, ठीक है, वो इन पाइप्स के थ्रू आता हुआ हमारे टैप वाटर्स में आ जाएगा। अब वो दोबारा से ये स्टोरेज टैग में एंटर होगा, ये हीटेड वाटर। ठीक है, जो गर्म पानी की डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। अब जो ये हीटेड वाटर है वो इसके टॉप के ऊपर टॉप पे जमा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब वो इस पाइप के होता हुआ इस तरह हमारे पास इस टैप के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इस पाइप की डिज़ाइनिंग देखें तो इस छत के साथ पाइप अटैच्ड हैं। जब गर्म पानी इस पाइप्स में फ्लो करेगा तो इस तरह से जो हमारा इनर इन्वायरमेंट है वो सारा गर्म हो जाएगा और हमारे टैप्स हैं में भी गर्म पानी आ जाएगा और इन गर्म पानी से हम लोग कपड़ों को वॉशिंग कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी चीज़ को गर्म कर सकते हैं। ठीक है, the solar collector made of a glass panel or a black metal plates. This plate absorb the sun energy which heat a liquid flowing in the pipe as the back of the collector. The hot energy can be used by cooking, washing and the heating and the building. ये वो जो hot water है इसको हम लोग कुकिंग में, वॉशिंग में, हीटिंग में और बिल्डिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। Solar energy is used to the solar cookers, solar distillation plant and the solar power plant. अब इस solar energy को हम लोग इस्तेमाल करते हैं सोलर कुकर्स में, सोलर डिस्टिलेशन प्लांट्स में और सोलर पावर प्लांट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स जो सोलर सेल हैं, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं टॉपिक सोलर सेल को। सोलर सेल को बेसिकली हम लोग फोटो सेल भी कहते हैं। ठीक है, सोलर सेल को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो सेल। ठीक है, अब जो ये सोलर सेल है बेसिकली ये जो सिलिकॉन वेफर्स हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हैं जो ये सोलर सेल है उसका साइज बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, ये जो स्मॉल सेल की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करता, तो हम इन सोलर सेल को एक ग्रुप्स की शक्ल में वायर करते हैं और हम इनका सोलर पैनल बनाते हैं। ठीक है, सोलर पैनल्स जो होते हैं वो बेसिकली ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू सोलर सेल। सोलर एनर्जी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सोलर सेल। अ सोलर सेल आल्सो कॉल्ड द फोटो सेल is made of the silicon wafers. When sunlight fall on a solar cell, it converted light directly into electrical energy. अब इन सोलर सेल्स को हम लोग कैलकुलेटर्स में इस्तेमाल करते हैं, वॉचेस में इस्तेमाल कर सकते हैं और टॉयज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो टेलीफोन्स में हम लोग टेलीफोन जो बूथ होते हैं उनमें भी हम लोग सोलर सेल्स को इस्तेमाल करते हैं।
लाइट हाउसेज एंड द साइंटिफिक रिसर्चेज, और हम लोग पावर जो सेटेलाइट्स होते हैं उनमें सोलर सेल्स इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जो सोलर एनर्जी है वो प्राइसलेस है, इसमें किसी किस्म का कोई एक्सपेंस नहीं हो रहा होता, तो ये हमारे पास एक चीप एनर्जी है, ठीक है, जो हम लोग सूरज से हासिल कर रहे हैं। तो डेट्स वाई स्टूडेंट जो साइंटिस्ट है वो रिसर्च कर रहे हैं को एफिशिएंट और इनएक्सपेंसिव मेथड्स को, ठीक है, ताकि वो जो लिमिटलेस एनर्जी है हासिल कर सके, तब तक जो सूरज शाइन करता रहे। Several other methods of trap sun rays are underway. If scientists could be find to efficient and expensive method to use solar energy, then the people would get clean and limitless energy as long as the sun continue to shine. अब सूरज जब तक शाइन करता रहेगा, ठीक है, तो साइंटिस्ट की तो हम इससे एनर्जी हासिल करते रहेंगे, और बेसिकली हमारे पास जो सोलर सेल्स की जो सोलर से जो सूरज से जो रोशनी मिल रही है वो इफ़ेक्टिव भी है और सस्ती भी है। तो मैक्सिमम हमारी ये कोशिश होती है कि हम जो एनर्जी इस्तेमाल करें वो सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करें। क्लियर? तो इसके थ्रू हम लोग अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करते हैं। क्लियर? आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।